जय हिंद साथियों, स्वागत है सभी का हमारे एक और धमाकेदार, मज़ेदार और तड़कते भड़कते सीजन में। मेरा नाम है संजय और आप सभी लोग देख रहे हैं केडी कैंपस विद संडा यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट कराएंगे। प्रैक्टिस सेट यानी कहने का मतलब है जो क्वेश्चन हमने आपको करवा दिए हैं उनकी प्रैक्टिस करवाएंगे। हमने अभी तक आपको भारत का जो परिचय है उसका संक्षिप्त जो विवरण है वो दिया है और आगे जो है हम आज क्वेश्चन कराएंगे आप लोगों को। जो भी हमने अभी तक जितना भी पढ़ा दिया है उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन होने वाले हैं। जैसे कि हमने आपको अभी तक पढ़ा दिया है भारत का विस्तार। जब हम बात करते हैं यहाँ पर भारत का विस्तार, भारत का विस्तार, और उसके बाद में हमने बात की है भारत का विस्तार पूरा हमने पढ़ाया है जो आपको, वहीं से आपको क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। प्रैक्टिस सेट हमने बनाया है और उसी से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इसमें। और हर क्वेश्चन एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा बेहद इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन जो भी है। तो हम पहला क्वेश्चन यहाँ पर अपना ले आते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा। तो चलिए फटाफट से इसको आंसर करिए। आप लोगों को आता है तो अच्छी बात, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और अगर नहीं आता है तो हम आपको बताएंगे पूरा प्रश्न आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पहला हमारा क्वेश्चन क्या है। तो मैं यहाँ पर ये चलेगा नहीं, ठीक है, कलर थोड़ा सा चेंज कर लूँ मैं, रेड कलर ले लेता हूँ। तो क्वेश्चन हमारा पहला है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। तो ये क्वेश्चन बेसिक सा क्वेश्चन है। बात करें अगर कि ये लगभग परीक्षाओं में नहीं पूछा जाता है, लेकिन जब हम स्टार्टिंग कर रहे हैं भारत की तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनाना जरूर बनता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारतीय भौगोलिक मतलब प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत जो है भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। कहने का मतलब जो ग्रंथों में जो वेदों में हमें मिलता है भारत का जो वर्णन मिलता है भारतवर्ष, वेदों में कहा गया है इसको, तो ये उपनिषदों में भी कहा गया है। तो ये मतलब कौन से द्वीप का हिस्सा था। तो सबसे पहले हमारा ऑप्शन है पुष्कर द्वीप, जम्बू द्वीप, कांच द्वीप, कुश द्वीप। तो सभी लोग जानते हैं, एक गाना भी आप लोगों ने सुना होगा कि जम्बू द्वीप है भारतवर्ष आर्यावर्त। तो जम्बू द्वीप, प्राचीन समय में हम लोग भारत को जम्बू द्वीप के नाम से जानते थे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया। बताइए सभी लोग कि सर्वप्रथम भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किस भाषा में किया गया। उर्दू है, ग्रीक है, फारसी है, अरबी है। तो हम बात करें कि कौन सी भाषा में किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ग्रीक भाषा सभी लोग जानते हैं। ग्रीक भाषा है जो विदेशी भाषाओं की श्रेणी में आती है। बात करें उर्दू, ये तो भारत में भी चलती है, फारसी भी भारत में भी चली है, और अरब जो आक्रमण हुआ था वो भी भारत में चली थी। तो जो ग्रीक भाषा है इसी से यहाँ पर इस शब्द को लिया गया है इंडिया। जो ग्रीक लोग थे वो हमारे भारत को क्या कहते थे, इंडिया कहते थे। और बात करें ये जो हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान आप सभी लोग जानते हैं कि जो सिंधु नदी है, इसके जो उस तरफ लोग रहते थे तो वो सा नहीं बल्कि हा कहते थे, हा। तभी वो सिंधुस्तान की जगह हिंदुस्तान उन्होंने कहना प्रारंभ कर दिया और उसी समय से हमारा नाम भारत का पड़ गया हिंदुस्तान। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है, कौन सी सीमा है सभी लोग बताएंगे एक बार कमेंट करके। आप लोगों को पता है तो काफ़ी अच्छी बात है। बेसिक से ये क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। और बाकी अगर हम बात करें तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसी बात नहीं है। ये हाईली यूजफुल है एसएससी जीडी के लिए और एनटीपीसी के लिए। जब हम बात करें एसएससी जीडी 2025 के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली हैं। तो सभी लोग तैयार रहना। देखते हैं क्या उसमें हो सकता है। लगभग अधिकतम पदों के लिए उसमें आईटीआई को रिक्वायरमेंट दिया जाए। बाकी देखते हैं जैसे भी जब वैकेंसी, हालांकि नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और फॉर्म भी पड़ेंगे लगभग 23 जनवरी 22-23 से। तो देखेंगे क्या होता है एलिजिबिलिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि हमारे भारत का कौन सा जो हिस्सा है वो कौन से अक्षांश में आता है।
सबसे पहले हम यहाँ पर एक इमेज लगा लेते हैं। इमेज हम लगा लेते हैं भारत की, ये भारत की मैं इमेज लगा ली, और इसको मैं थोड़ा सा साइड में कर दूँ, ये इमेज। अब हम आपको बता देते हैं कि कौन कौन से है। सबसे पहले हम बात करें इधर से, तो ये होगा, ये हो जाएगा 68 डिग्री 6 मिनट, ये हो जाएगा 97 डिग्री और 25 मिनट। इसकी बात करें तो ये कितना हो जाएगा, सभी लोग बताएंगे। ये हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट और ये हो जाएगा 6 डिग्री 8 मिनट। यही होगा या कुछ और होगा, सभी लोग बताएंगे एक बार। तो यही होगा। अब हम इसको हटा देते हैं यहाँ से, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत की मानक मध्याह्न रेखा है? तो बताएंगे सभी लोग। 52 डिग्री 30 मिनट पूर्वी है, या 82 डिग्री 50 मिनट पूर्वी है, 72 डिग्री 30 मिनट पूर्वी है, या 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी है। तो बताइए, फटाफट से कमेंट करिए आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा आंसर। एक सेकेंड, 82 डिग्री 30 मिनट। ये कुछ इस तरह से, मैं भारत का एक बार नक्शा आपको यहीं पर, मुझे बनाना थोड़ा सा नहीं आता है, उल्टा पुल्टा बन जाता है, तो इसीलिए हम मैप का यूज कर लेंगे। और ये वाला मैप हम ले लेते हैं। ये वाला मैप इंपोर्ट कर लिया हमने। और ये जो भारत की जो मानक समय रेखा है, ये हम आपको बताते हैं कहाँ कहाँ से होकर जाती है, क्योंकि कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते चलेंगे साथ में। जैसे कि प्रैक्टिस सेट है, अगर कोई चीज़ है तो उसका हम पूरा ऑपरेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी, ये इस तरह से जाती है, ऐसे। ये कौन कौन से राज्य हो गए? नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश, नंबर 2 पर मध्य प्रदेश, नंबर 3 पर हो गया छत्तीसगढ़, नंबर 4 पर हो गया उड़ीसा, और नंबर 5 पर हो गया आंध्र प्रदेश। तो 5 प्रदेशों से मानक समय रेखा होकर जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, टोटल 20 क्वेश्चन है, हमें सभी लगाने हैं, थोड़ा सा समय का भी अभाव रहेगा। फटाफट से देख लीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा होगा अगला, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। कहने का मतलब यह है कि भारत का जो स्थानीय समय है वो कहाँ से होकर गुजरता है, जो रेखा है वो कहाँ से नियंत्रित की जाती है। कहने का मतलब यहाँ पर नियंत्रित शब्द बोलना सही रहेगा। नियंत्रित कहाँ से की जाती है? तो दिल्ली के समीप, कोलकाता के समीप, इलाहाबाद के समीप, या भोपाल के समीप। सभी लोग आंसर बताएंगे। तो बात करें कि जो भारत की जो मानक समय रेखा है वह कहाँ से निर्धारित की जाती है, तो ये की जाती है इलाहाबाद के समीप से। ये वाला ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच समय GMT से आगे है, तो कितना आगे है बताएंगे आप लोग। तब तक हम आपको थोड़ी सी इनका फुल फॉर्म बता देते हैं, संक्षिप्त रूप। यहाँ पर IST का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड और टाइम। बात करें हम GMT की, तो इसका होता है ग्रीनविच मीन टाइम। ये इसके फुल फॉर्म हो गए, ग्रीनविच मीन टाइम, और ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हो गया। अब आप आते हैं हम अपने क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है हमारा कि ये जो IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ये GMT से कितना आगे है। तो छोटा सा क्वेश्चन है, 5 घंटा 30 मिनट इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? कहने का मतलब जो भारत का जो अंतिम द्वीप है, अंतिम जो पॉइंट है, वो भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है, कितने किलोमीटर की दूरी पर है, बताइए आप सभी लोग। 776 है, 867 है,
876 है या 916 है? कौन सा ऑप्शन होगा आप लोग बताइए। तब तक मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा 876 किलोमीटर। कहने का मतलब है जो भारत का जो सबसे अंतिम बिंदु है, कौन सा अंतिम बिंदु है, हम मुख्य भूमि की बात नहीं कर रहे हैं, हम संपूर्ण भारत की बात कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट ये भूमध्य रेखा से, यहाँ से भूमध्य रेखा जाती है और ये यहाँ से कितनी दूरी पर है? 876 किलोमीटर की दूरी पर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? ये क्वेश्चन वही हैं जो हमने आपको पढ़ा रखे हैं, कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर बाहर से नहीं है और बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन है और काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट है। एसएससी जीडी के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन आता जरूर है भूगोल से। तो बात करते हैं कौन सा क्या हमसे क्वेश्चन पूछा है कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 6100 है, 7516.5 किलोमीटर है, या 1200 है, या 15200 किलोमीटर है? बताइए। तो हमारा क्वेश्चन जो है उसका आंसर हो जाएगा 15200 किलोमीटर। भारत की जो स्थलीय सीमा है, स्थलीय सीमा कहने का मतलब भारत जो हमारा इस तरह से भारत है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा जो स्थलीय सीमा है, स्थलीय सीमा, इसकी जो लंबाई हो जाएगी 15200 किलोमीटर। बात करें तटीय सीमा, तटीय सीमा, तटीय सीमा हो जाएगी 6100 किलोमीटर। बात करें द्वीपों सहित, द्वीपों सहित, द्वीपों सहित हो जाएगी ये 7516.5 किलोमीटर, या 5 आप ना भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर हमारा राइट डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप समूह सहित मुख्य भूमि के समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है? बताइए। अभी हमने आपको बताया, तो इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है, 7516.6 किलोमीटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत के उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर तक की दूरी कितनी है? ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और हमने देखा भी है, एक दो बार आया हुआ है क्वेश्चन। इमेज में हम जाते हैं, थोड़ा सा आपको मैप के सहायता से समझाते हैं। ये है मैप, ये हमारा मैप लग गया। ये बात करें, ये हमारा भारत का मैप है। तो ये पूछ रहा है भारत के उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर तक की दूरी कितनी है? ये यहाँ पर हमारा उत्तरी छोर है जो है श्रीनगर में, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक का ये पूछ रहा है, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक का, कन्याकुमारी यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। तो ये हो जाएगा 3214 किलोमीटर। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बात करें अगर हम पूर्व और पश्चिम की, पूर्व अगर पश्चिम की हम बात करें तो यहाँ पर ये, यहाँ से ये यहाँ तक की, तो इसकी लंबाई है 29-33 किलोमीटर। नहीं दिख रहा हो तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 29-33 किलोमीटर। ये पूरब से पश्चिम है, पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम। ये हो गया हमारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है। वही क्वेश्चन आ गया 2933, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की तटरेखा की लंबाई है। ये क्वेश्चन हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। क्या आंसर हो जाएगा इसका? 6100। मुख्य भूमि की अगर हम बात करें स्थलीय की, अभी हमने आपको बताया स्थलीय 15200 किलोमीटर हो जाएगा। बात करें तटीय, तटीय तो यहाँ पर दे रखा है 6100 किलोमीटर। बात करें द्वीपों सहित, द्वीपों सहित तो द्वीपों सहित हो जाएगा 7516.6 या 5 किलोमीटर। ये ऑब्लिक का चिन्ह है। अगला क्वेश्चन है भारत का क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार कितना है? तो ये क्वेश्चन भी हमने आपको पढ़ाया था जब हमने स्टार्टिंग की पहली क्लास ली थी। उस क्लास में हमने आपको बताया था कि भारत का जो भूगोल, वो भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो विश्व के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है। और साथ ही हमने आपको ये भी बताया था कि भारत की जो जनसंख्या है वो विश्व की जनसंख्या का कितना भाग है।
भारत की जो जनसंख्या है वो विश्व की जनसंख्या का कितना भाग है। तो जनसंख्या में हम बात करें 17.5 या कुछ 17.5% हम बोल सकते हैं, इतना है। और अगर हम बात करें भौगोलिक क्षेत्र की तो ये हो जाएगा 2.4%। बात करें भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का क्षेत्रफल ये है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र, यहाँ पर दे रखा है मध्य समुद्र तल से 2135 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है। तो क्वेश्चन का लेवल ठीक है और ये क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पर, ये एसएससी जीडी में भी क्वेश्चन आया है और 2022 में आया है, इसमें क्वेश्चन ये आ रखा है। तो ये पूछ रहा है, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो ये है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आगे इसमें ब्रैकेट में दे रखा है मध्य समुद्र तल से 2135 मीटर या उससे ऊंचाई अधिक में। तो अगर हम बात करें तो ऐसा कितना क्षेत्र है, कितना प्रतिशत क्षेत्र है जिस पर जो पर्वतीय भाग है, पर्वतीय भाग वो जो पर्वत है उनकी ऊंचाई 2135 मीटर या उससे अधिक है। कहने का मतलब 2135 मीटर या उससे अधिक वाली ऊंचाई के जो पर्वत हैं वो भारत के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर फैले हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 10.7%। बात करें अगर इससे कम ऊंचाई वाले जैसे कि कोई 1400 हो गया, 1500 हो गया, 1300 हो गया, इस तरह के, तो इनका जो क्षेत्र है वो 18.6% है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, 10.7%। अगले क्वेश्चन की तरफ, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है। क्वेश्चन 3 प्रकार का है और तीनों में आंसर अलग अलग है। सबसे पहले बात की थी उसने 2135 या उससे अधिक की जो ऊंचाई वाले पर्वत हैं वो कितने भूभाग पर हैं, तो वो हमने देखा 10.7% भाग पर हैं। उसके बाद में हमने देखा कि 2135 से जो छोटे 2135 से छोटे जो पर्वत हैं, अरे यार क्या हो गया, 2135 मीटर से ऊंचाई से जो छोटे हैं, क्या मैं कर रहा हूँ, एक सेकेंड, 2135 से छोटे जो हैं पर्वत वो कितने भूभाग पर फैले हैं, हमने आपको बताया 18.6 समथिंग % है, पीछे वाला देख लीजिए 18.6%। लेकिन इस बार पूछ रहा है संपूर्ण भारत के कितने भूभाग पर पर्वतीय क्षेत्र है। तो ये पूरे भारत की बात कर रहा है, ना कि एक स्पेसिफिक, यहाँ पर इसने कोई शर्त नहीं दे रखी है, कोई कंडीशन नहीं दे रखी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 29.3%। कहने का मतलब भारत का जो संपूर्ण भूभाग है उसके 29.3% यानी लगभग 30% भाग पर पर्वत है। क्या है, पर्वत और पहाड़ियाँ छोटी छोटी। बात करें अगर ये 43% ऑप्शन की, तो ये है मैदानी भाग, इतने क्षेत्र पर मैदानी भाग है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। समुद्र में भारत की प्रादेशिक सीमा की लंबाई कहाँ तक है, विस्तार कहाँ तक है। ये क्वेश्चन जब हमने ल्यूसेंट में देखा, ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव आती है, ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव, उसमें जब मैं क्वेश्चन ये पढ़ रहा था तो उसमें इसका आंसर दे रखा था 14 समुद्री मील। तो मेरे को ये समझ में नहीं आया कि उन्होंने 14 किस हिसाब से कर दिया। कभी कभी होता है कि प्रिंट गलत हो जाती है, लेकिन जहाँ तक अगर मैं अपने पर्सनल ओपिनियन की बात करूँ तो मैंने अभी तक पढ़ा है ये क्वेश्चन है 12 समुद्री मील तक, यही इसका आंसर है और लगभग अधिकतर लोगों ने इसको ही पढ़ा होगा। बाकी 14 समुद्री मील मेरे को समझ में नहीं आया, थोड़ा सा मेरे को अजीब सा लगा कि ये आंसर है, पर हमारा आंसर जो क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये वाला हो जाएगा। क्या हो गया, ये बार बार, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और हम बात करें एक समुद्री मील हमको बता दें, एक समुद्री मील लगभग 1.852
यानी 1852 मीटर के बराबर होता है, इसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है। आगे बात करते हैं, भारत में कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं। क्वेश्चन काफ़ी इजी है, लेवल हमने पहला जो प्रैक्टिस सेट है इसीलिए लेवल को हमने थोड़ा सा इजी रखा है। बाकी आगे जो क्वेश्चन आएंगे उनको भी हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे और थोड़ा सा जटिल करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आप लोगों की तैयारी बेहतर हो सके। तो बताइए, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 9। बात करें कौन कौन से राज्य होंगे, तो सबसे पहले हम इधर से बात करते हैं, पश्चिमी तट से। सबसे पहले होगा गुजरात, गुजरात। उसके बाद में होगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। उसके बाद में होगा गोवा, गोवा होगा। उसके बाद में होगा कर्नाटक। उसके बाद में होगा केरल। कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5 राज्य हो गए। अब हम बात करें, ये पश्चिमी तट के हो गए, पश्चिमी। अब हम बात करें पूर्वी तट की, तो पूर्वी तट पर हमारे कौन कौन से राज्य होंगे? इधर से चलते हैं नीचे से, तो हो जाएगा तमिलनाडु, तमिलनाडु। उसके बाद में हो जाएगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। उसके बाद में हो जाएगा उड़ीसा, उड़ीसा। और लास्ट में हो जाएगा हमारा पश्चिम बंगाल। तो काउंट करते हैं कौन कौन से हो गए। 1 गुजरात, 2 महाराष्ट्र, 3 गोवा, कर्नाटक, केरल, 5 हो गए, 6 7 8 9। तो इसलिए हमारा 9 आंसर यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है? बताइए। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो इसमें कुछ सोचना है ही नहीं आप लोगों को, सीधे आपको आंसर गुजरात मार देना है। अगर बात करें सबसे ज़्यादा है किसकी? गुजरात की। गुजरात के बाद अगर हम बात करें तो हो जाएगी आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश। उसके बाद बात करें तमिलनाडु की, हो जाएगी तमिलनाडु, और इधर केरल वगैरह सब आते रहेंगे। बात करें सबसे छोटी सीमा रेखा, जो समुद्री सीमा है, वो किसकी है? सबसे छोटी, सबसे छोटी। तो जो हमारा सबसे छोटा राज्य है उसकी सीमा भी सबसे छोटी है। आगे बात करते हैं, कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं जाती है? बताइए कौन से राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? नहीं लिखा है शब्द, तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि कौन कौन से राज्य से जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान से जाती है, जाती है राजस्थान। सबसे पहले हम गुजरात ले लेते हैं, गुजरात। क्या हो गया? गुजरात। क्रम से चलेंगे, उसके बाद में राजस्थान, राजस्थान हो जाएगा मध्य प्रदेश। उसके बाद में हो जाएगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। उसके बाद में हो जाएगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। झारखंड हो जाएगा, झारखंड। उसके बाद में हो जाएगा त्रिपुरा, सॉरी यहाँ पर। उसके बाद में हम अगर बात करें आगे, तो हो जाएगा आगे हमारा पश्चिम बंगाल। अरे यार ये क्या हो रहा है, एक सेकेंड। हम बात करें, उसके बाद में हो जाएगा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। उसके बाद में हो जाएगा त्रिपुरा। उसके बाद में हो जाएगा मिजोरम, मिजोरम। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यानी भारत के 8 ऐसे राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा होकर जाती है। तो हम देख लेते हैं, राजस्थान है, झारखंड है, मिजोरम है, उड़ीसा नहीं है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। ये भी थोड़ा सा क्वेश्चन तो इजी है, लेकिन ल्यूसेंट में थोड़ा सा इसमें गड़बड़ी दिखाई गई है, वो भी हम आपको बताएंगे कि क्या बताया गया है ल्यूसेंट में। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ल्यूसेंट की। मैं किसी भी किताब को गलत नहीं बता रहा, लेकिन जहाँ तक मैंने पढ़ा है उसकी बात कर लेते हैं। ल्यूसेंट में भारत की जो मुख्य जो भूमि है, मुख्य भूमि, इसका जो दक्षिणी नोक यानी
सदर्न पॉइंट उसको बताया गया है कैलीमेयर पॉइंट। ठीक है, और बात की है यहाँ पर मुख्य भूमि की, तो इंदिरा पॉइंट नहीं होगा, इंदिरा पॉइंट जो है वो नहीं होगा इसका कहीं से कहीं तक, क्योंकि इंदिरा पॉइंट जो है वो हमारा पूरे संपूर्ण भारत का है, ये संपूर्ण भारत का, लेकिन हमसे पूछा गया है मुख्य भूमि का, तो उसमें मैंने देखा ये कि कैलीमेयर पॉइंट ये आंसर दिया हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें, मैंने जो पढ़ रखा है और आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, इसका आंसर होगा केप केमोरिन। कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहाँ है? तमिलनाडु में है, तमिलनाडु। तो इसका आंसर ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ए। बाकी हमारे जो 20 क्वेश्चन है, लगभग 20 क्वेश्चंस का हम प्रैक्टिस सेट लेके आते हैं जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो सके। बाकी हमने अभी भी क्लास चल रही है, आप लोग रेगुलर उसको देख सकते हैं। क्लास जो है हमारी जियोग्राफी की वो चल रही है अभी इसी चैनल पर। और बाकी कोई भी दिक्कत हो आप लोग तो कमेंट ज़रूर करिएगा। हम लोग इस टाइम पर पर्वत पढ़ रहे हैं, और पर्वत पढ़ने के बाद हम जस्ट उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार या नदियाँ, इन दोनों में से कोई टॉपिक चलाएंगे। बाकी अगर कोई भी दिक्कत हो आप लोगों को तो कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन मैंने गलत पढ़ा दिया है तो उसके बारे में आप लोग ज़रूर कमेंट करिए। बाकी एक ही हमारी आपसे गुजारिश है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे कि जो बेसिक से जो तैयारी कर रहा है उसको थोड़ा सा एनर्जी मिल सके। क्योंकि बेसिक से क्वेश्चन है, कहने को तो हम हार्ड से हार्ड क्वेश्चन पढ़ा दें, लेकिन जो बेसिक से तैयारी कर रहा है, जो इस फील्ड में घुसा ही है अभी, तो वो क्या पढ़ेगा? तो उसको तो अगर आप एकदम से गांधी युग पढ़ा दोगे तो उसको क्या पल्ले पड़ेगा? तो सबसे पहले उसको पढ़ाओ कि गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था, गांधी जी कौन थे। यह नहीं बताओ कि गांधी जी को किसने गोली मारी थी, ये नहीं पढ़ाएंगे उसको। तो हम मिलेंगे आपको एक और नए प्रैक्टिस सेट के साथ। पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए और हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।